अष्टावक्र कहते हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंदः स बोधस्त्वं सुखम चर। अर्थात जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। बहुत ही साधारण और सामान्य सी बात, लेकिन पूरे जीवन को संचालित करने वाली, प्रभावित करने वाली बात आज के सूत्र में अष्टावक्र कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जहां कहीं भी ये विश्व रस्सी में सर्प जैसा लगे तो उसको देखें, उसे अवास्तविक जाने और आनंद परमानंद उसको उपलब्ध हो। रस्सी में सर्प या रस्सी में सांप को देखने की जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, ये भारतीय अध्यात्म में बहुत जगह पर आता है। कई जगह पर इसका वर्णन आता है। और ये एक रोचक तथ्य है। आमतौर से ये हमारी धारणाओं में बंधे हुए जीवन की ओर इशारा करता है। हमारा मन कैसे किसी भी चीज के प्रति, किसी भी घटना, किसी भी बात के प्रति एक धारणा निर्मित करता है और कैसे वो धारणा सजीव हो जाती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सारा का सारा जीवन करीब करीब हमारा ऐसा ही है। अब रस्सी में सांप का उदाहरण बड़ा सीधा सीधा सा है। इसको हम बहुत आयाम से, डिफरेंट एंगल से समझ सकते हैं। व्यक्ति जा रहा है कहीं, रात के अंधेरे में, धुंधलके में, रस्सी पड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी, और अचानक उसको लगता है कि सांप पड़ा है। अचानक उसे भय पकड़ता है और भय पूरा वास्तविक पकड़ता है। सांसें उखड़ती हैं, छलांग लगाकर दूर होता है, दौड़ लगा लेता है और उस भागने की प्रक्रिया में वो चोट भी खा सकता है। रस्सी हो सकता है कुछ करे भी ना, रस्सी कभी कुछ करती भी नहीं। हो सकता है सांप हो, वो भी कुछ न करे, लेकिन अपनी भाग दौड़ में, भागने की, भय की अवस्था में व्यक्ति अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यही व्यवस्था तो पूरे जीवन में है, अच्छे की तरफ भी और बुरे की तरफ भी। हमको इसे बहुत ही इत्मीनान से देखना होगा। आज के वैज्ञानिक विकास के चलते हुए हम इस चीज को जानते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें भ्रमित करती हैं। आवर सेंसेस आर डिसेप्टिव। जो है हम वही देखते हैं, हम वही सुनते हैं, ऐसा नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन हम देखते तो कुछ है, सुनते तो हम कुछ हैं। रंगों और रोशनी की एक लंबी श्रृंखला हो सकती है, लेकिन हमारी आंख की सीमा है। वो हमारी आंख में प्रवेश करता है तो सीमित होता है। ऐसे ही सुनने की जो तरंगे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत हैं, लेकिन हमारा कान तो उनको एक विशेष सीमा में सुनने के लिए ही बनाया गया है। तो जो हम सुन रहे हैं वो हमारा अपना संस्करण है, हमारा अपना वर्जन है। कुछ तो आइडियल है जिसको वैज्ञानिक सीमा में तय कर दिया जाता है कि आंख इतने से इतने फ्रीक्वेंसी के बीच देखेगी, कान इतने हर्ट्स के बीच में सुनेंगे, 20,000
हर्ट्ज के बीच की जो फ्रिक्वेंसी है साउंड, उसको कान सुनेंगे। ऐसे ही सब पैरामीटर्स हमारे फिक्स किए जा सकते हैं। तो एक ये एवरेज कॉमन लॉ हो गया, लेकिन फिर हर व्यक्ति इतना एवरेज तो नहीं होगा, वो तो अलग अलग भी हो सकता है उसकी क्षमता। तब हम ये तय नहीं कर सकते कि जो वो देख और सुन रहा है वो वही देख और सुन रहा है जो हम देख सुन रहे हैं। हम एक एजम्पशन के वर्ल्ड में जीते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हमारे ज्यादातर जो सत्य हैं वो परिकल्पित है, एज्यूम्ड है। जैसे कि हम अगर यहां पर उपस्थित हैं तो हमने एज्यूम कर लिया है सारे लोग एक उद्देश्य से आए हैं, लेकिन ये वास्तविक तो नहीं है कि सारे लोग एक ही उद्देश्य से आए हों। सबके आने आने के अपने अपने उद्देश्य हो सकते हैं। तो जो दिखाई दे रहा है वो अपने में डिसेप्टिव है। फिर कोई बात होती है, कोई सुनता है, तो आमतौर से माना जा सकता है सब लोग वही सुन रहे हैं जो मैं सुन रहा हूं। नहीं, हम अपने फिल्टर से अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कंडीशनिंग, अपने कॉन्सेप्ट, अपनी जर्नी, अपने सारे सिस्टमेटिक जो फिल्टर हैं उससे ही उसको सुन रहे हैं। फिर हम आपस में बातचीत करते हैं, तो बातचीत ये एज्यूम करके करते हैं कि तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना, तो हम लोग बात शेयर करते हैं। तो संवाद कम, संसार में विवाद ज्यादा होते हैं। वो इसीलिए विवाद होते हैं कि किसी ने एक बात सुनी ही नहीं, सबका अपना वर्जन है, इसीलिए विवाद होगा। जब तुम आगे चलोगे तो कोई कहेगा नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसा है, फिर कोई कहेगा नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसा है, फिर वो बदलती चली जाएंगी चीजें। किसी भी बात पर हम चलेंगे तो ये जो परिकल्पित विश्व है, जिसको वो रस्सी में सांप के उदाहरण से अष्टावक्र कह रहे हैं, वो एज्यूम्ड वर्ल्ड हमारे पीछे पीछे आएगा। एजम्पशन में जीना अच्छा है या बुरा, ये एक नए शोध का विषय हो सकता है और नए बहस का विषय भी हो सकता है, क्योंकि कई बार वो सुविधाजनक हो सकता है। तो हम बहुत सारी व्यवस्थाएं यहां पर केवल कन्वीनियंस के लिए बना लेते हैं, सुविधा के लिए, कि भाई ये काम ऐसा हो रहा है, यहां पर सारे लोग इस कारण से इकट्ठे हैं। हम परिवार बनाते हैं, क्या हमारा परिवार एक परिकल्पित व्यवस्था नहीं है? हमारा परिवार भी एक एज्यूम्ड वर्ल्ड है, परिकल्पित व्यवस्था है। रस्सी में सांप तो लगता है नकारात्मक बात है, लेकिन वो इशारा है कि कुछ का कुछ देख लेना, जो है वो नहीं देखना, जो नहीं है वो देख लेना। हम परिवार बसाते हैं और परिकल्पना करते हैं कि ये प्रेम का घर है, हम प्रेम की वजह से रह रहे हैं। कितने लोग प्रेम की वजह से रह रहे हैं? क्या सारे लोग प्रेम की वजह से रह रहे हैं? बाहर क्या दुश्मनी की वजह से रह रहे हैं? लेकिन परिवार है, सुविधा है, सहूलियत है, तो हम पारिवारिक ढांचा भी खड़ा करते हैं और एक परिकल्पित व्यवस्था निर्मित करते हैं कि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। फिर हमारा राष्ट्र, वो एक एजम्पशन है। राष्ट्र क्या है? जमीन पर खींची रेखाएं, राजनीतिज्ञों के द्वारा तय किए गए पैमाने, उनके द्वारा तय किए गए कानून, उनसे बनी व्यवस्था। कल को बदल भी सकती है, बदलती भी रहती है। वो एक परिकल्पना है राष्ट्र की, लेकिन वो परिकल्पना क्या शांति लाती है? राष्ट्रों के बीच युद्ध की तैयारियां, लड़ाइयां, निरंतर संघर्ष की स्थिति। क्योंकि जैसे ही कोई परिकल्पना खड़ी होती है, वो अपने को दूसरी परिकल्पना से श्रेष्ठ मानने की एक नई परिकल्पना में चली जाती है। एजम्पशन के अंदर एजम्पशन। जैसे मैजिक के शो में कई बार मैजिशियन एक बॉक्स के अंदर से बॉक्स निकालता है, फिर उसके अंदर से बॉक्स निकालता है, निकलता ही चला जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन एजम्पशन के अंदर एजम्पशन और फिर उसके अंदर एजम्पशन, अंतहीन एजम्पशन, यानी कि परिकल्पनाओं के अंदर परिकल्पनाएं और फिर उनके अंदर परिकल्पनाएं। ये समाज और हमारा जीवन उसी पर खड़ा है। और
जागृत व्यक्ति वो है जो इसको देख लेता है, फिर उसे लड़ाई नहीं लड़ता। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं देखो और आनंद परमानंद, आनंद और परमानंद दो एक साथ शब्द वो बोल गए हैं। मुझे लगता है ये केवल उस देखने की घटना पर जो उल्लास प्रकट होगा, जो एक अविश्वसनीय सी स्थिति बनेगी, उस पर है। नहीं तो आनंद है, ना वो परम है, न चरम है, न कम है। उसमें न घटोत्तरी न बढ़ोतरी। जो घटे और बढ़े वो आनंद नहीं रहा। आनंद भी और घटे वो बढ़े, उसको आनंद नहीं कहते। आनंद उस अवस्था को कहते हैं जो ठहरी है, शांत है, जिसमें कोई तरंग नहीं, वो आनंद है। सुख की मात्राएं होती हैं, सुख की डिग्रीज होती हैं। कुछ डिग्री पर वो दुख बन जाता है, कुछ डिग्री पर सुख बन जाता है, वो चलता रहता है। लेकिन आनंद बियॉन्ड डिग्रीज है, वो किसी डिग्री में नहीं है। तो आनंद कहें या परमानंद कहें, कुछ भी कहें, अंतर नहीं पड़ता, बात एक है। अब अगर हम एक सीधी सी बात और समझने की कोशिश करें कि कैसे हमारा मन उन कल्पनाओं में जीकर वास्तविक बना लेता है, तो अगर रस्सी में सांप की बात देखें तो ये एक व्यापक घटना है। आज की तारीख में भी लोगों को धोखा होता है, हार्ट फेल भी हो जाता है कई लोगों का। ऐसे किस्से भी तुमने सुने होंगे, पढ़े होंगे कि अंधेरे में कहीं कोई व्यक्ति काम कर रहा था, किसी ने काट लिया उसको, वो हाथ धुल-धुला के आया, अपना पट्टी वट्टी बांध के आराम से रह रहा था। 3-4 दिन बाद वो गया अपने उसी जगह पर, जो भी जगह रही, कोठरी रही, कमरा रहा या, और उसने देखा कि वहां सांप बैठा है। तब उसके मस्तिष्क ने ख्याल किया कि जिसने काटा था मुझको वो सांप ही होगा, क्योंकि निशान तो वैसे ही 2 बने थे। और वो बेहोश होकर गिर गया, उसके शरीर में विष चढ़ गया, हार्ट फेल हो गया, मर गया। ये ऐसे काल्पनिक किस्से नहीं हैं, ऐसे किस्से वास्तविक हैं, हुए हैं। क्या हुआ जो उसके मन की गति के कारण उसके शरीर ने उसको वास्तविक बना दिया। शरीर और मन मैजिकल हैं, जादुई हैं, हम उनको समझते नहीं। फिर अगर सांपों की असलियत की ही बात करें तो भारत में आंकड़ों के हिसाब से 97% जो स्नेक्स हैं वो जहरीले नहीं हैं, नॉन पॉइजनस है, केवल 3%। और वो वाले 3 जो हैं परसेंट के, वो कम ही निकलते हैं कभी कभार। लेकिन सांपों को काटने से होने वाली जो मौतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लोग इतनी पहचान तो रखते नहीं कि जहरीला है कि नहीं, और काटने के बाद इतनी फुर्सत भी कहाँ उसको देखें, गौर से चेहरा पहचाने, आंखें पहचाने, उसकी ब्रीड वैरायटी देखें कौन सी वैरायटी का है। ये तो बड़ी कुशलता चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग सांपों से खेलते रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। क्यों मरते हैं फिर इतने लोग? फिर इसी की प्रक्रिया में एक नई चीज पैदा होती है कि सांप काटने को लेकर झाड़ फूंक। कई लोग दावा करेंगे नहीं असर होता है, मैंने देखा अपनी आंख से, सचमुच में मंत्र से सांप ने काटा है और व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है। वो इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि वो मरा ही नहीं होता है या वो विष फैला ही नहीं होता है। वो उसके मन की धारणा कि सांप ने काट लिया और मैं बचूंगा नहीं, और फिर उसी धारणा को दूसरी धारणा से काटा जाता है कि तुम बच जाओगे, और उसके लिए प्रचार प्रसार किया जाता है कि नहीं पावरफुल है, असर होता है। ये एक हिप्नोसिस है, सम्मोहन है।
बहुत सारी चीजों का सम्मोहन समाज में फैलाया जाता है। कुछ सम्मोहन लाभकारी हैं, कुछ सम्मोहन अहितकारी हैं, लेकिन है सम्मोहन। तो सम्मोहन का विज्ञान जानना जरूरी है, उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है, उनके उपयोग पर निर्भर करता है। संसार में किसी भी चीज के प्रति कोई कॉन्सेप्ट बना लेना सही और गलत का उचित नहीं, उसके प्रयोग पर ही निर्भर करता है। तो अलग अलग किस्म के सम्मोहन हैं। इसीलिए यहाँ पर भारत जैसे देशों में और पूरे विश्व में भी देखा जाए, चिकित्सा के नाम पर बहुत सारे झाड़ फूंक के इंतजाम भी हुए, लोग ठीक भी होते रहे। ऐसा नहीं कि लोग ठीक नहीं होते। आज भी तुम लोगों को यकीन नहीं दिला सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ये इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, और वो कहेंगे नहीं मैं गया था, बाबा जी ने कान में फूंका, मैं ठीक हो गया, परेशानी थी मुझको, मैं ठीक हुआ। क्योंकि परेशानी उनके वास्तविक धरातल पर नहीं थी, परेशानी उनके मानसिक धरातल पर थी। लेकिन जब मानसिक धरातल कहा जाता है तो लोगों को लगता है कि क्या फिर वो एक्चुअल नहीं होगी? वो एक्चुअल ही होती है। दैट इज साइकोसोमैटिक। तुम्हारे मन में ग्रहण की गई चीज तुम्हारे शरीर पर भी असर डालती है पूर्णतया। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसको सांप ने काटा तो जहर तो तत्क्षण चढ़ना चाहिए, जहर कोई टाइम टेबल के हिसाब से तो नहीं चढ़ता, और वो 3 दिन बाद उसको ख्याल आए सांप ने काटा और उसके विष का असर हो जाए, तो ये विष उसके शरीर ने ही पैदा किया है। तो जो शरीर विष पैदा कर सकता है वही शरीर दवाएं भी पैदा कर सकता है। अब जब शरीर दवाएं पैदा कर सकता है तब चिकित्सा जगत भी इसमें उलझेगा और फिर विवाद की नई श्रृंखला शुरू होगी। चिकित्सक कहेंगे नहीं नहीं ऐसे ही होगा। और अगर कोई ईमानदार वैज्ञानिक है, चिकित्सक है, तो वो ये बात जान सकता है कि अभी मानव शरीर के बारे में भी हम कितना जानते हैं। मेरे संपर्क में तमाम कुशल सर्जन चिकित्सक रहे हैं, आज भी हैं सब। वो ईमानदारी से मुझसे बात कहते हैं कि हम लोग जानते ही कितना है शरीर के बारे में, बहुत कुछ परसेंटेज। अभी तो चल रही है रिसर्च, धीरे धीरे हम जान रहे हैं, दिन प्रतिदिन नई नई बातें जानते चले जाते हैं। लेकिन विज्ञान के भी अपने अंधविश्वास हैं, और अंधविश्वास के तो अपने अंधविश्वास हैं ही। विज्ञान जिसको हम कहते हैं वो कितना वैज्ञानिक है ये सोचने की बात है, वो भी एक धारणा में जकड़ा है। अष्टावक्र की अंतर्दृष्टि में ही विज्ञान पैदा होता है, जब वो कहते हैं कि कोई भी धारणा ना रखो, देखो वास्तविकता से, जाग कर खुले रहो, और तब संभावनाएं बहुत खुलती हैं। क्योंकि अगर विज्ञान भी मान ले कि नहीं ऐसे ही होता है, तो फिर आगे की किसी खोज की संभावना नहीं रही। आज की तारीख में अगर चिकित्सा जगत के भी आप सारे इतिहास को पलट कर देखें, कई इलाज जो पहले बड़े कारगर थे वो खत्म हो गए, ऑब्सलीट हो गए, उनकी जगह पर नई चीज़ें आ गई, क्योंकि नई समझ पैदा हो गई। कई दवाइयाँ जो पहले चिकित्सकों को लगती थी कि ये कारगर है, उनको बाद में उसको विड्रा करना पड़ा, क्योंकि तब उनको समझ में आया कि ये कारगर नहीं है, ये नुकसान कर रही है। ये फौरी तौर से दिखाई दे रहा था कि मदद कर रही है, लेकिन अब ये काम करेगी। तो हर जगह के अपने कंसेप्ट हैं, हर जगह की अपनी चीजें हैं। और डॉक्टरों के यहाँ भी देखिए बड़ा तमाशा है। कभी कभी अगर क्लिनिक में बैठकर किसी के देखिए, एक व्यक्ति अच्छा भला अभी कार ड्राइव करके आ रहा है, बड़े जोश में, कोई समस्या नहीं, आराम से उतरा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब कुछ हल्की सी परेशानी लग रही है। डॉक्टर ने चेक वेक किया, अब डॉक्टर में भरोसा है, रस्सी में सांप पैदा होगा। डॉक्टर ने कहा अरे आए कैसे? सर ड्राइव करके आया। तुम लेट जाओ। ड्राइव तुम कैसे कर लिए? तुम्हारी तो हालत ही नहीं ड्राइव करना। और वही व्यक्ति जो अभी चल के आया था, कुर्सी से उठते समय लड़खड़ाने लगता है, दीवार पकड़ के चलने लगता है। आया था चल के, अपनी गाड़ी चला के फिर उसको स्ट्रेचर पे डाल के ले जाया जाता है, क्योंकि अब वो हाथ पैर कांप गए, चल नहीं पा रहा। क्या हुआ? एक धारणा उसके अंदर कि तुम्हारा सिस्टम कमजोर। और कई बार जो दुष्ट चिकित्सक हैं वो ऐसे लोगों के मन से खेलते भी हैं।
डराकर। रस्सी में सांप तो अपनी धारणा से व्यक्ति डर रहा है, लेकिन पूरा संसार ही डरा कर चल रहा है। ज्योतिषी के पास जाओ, वो तुमको अपनी तरह से डराएगा। अरे तुम चल कैसे रहे हो अभी तक? इतनी कठिन परिस्थिति, ऐसा खराब योग, राहु ने शनि को, शनि ने उसको, और इसको सबको जकड़ लिया है। बहुत बुरी हालत है। व्यक्ति वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है कि महाराज जी फिर उपाय। चिकित्सक के पास जाओ, पूरे रैकेट चल रहे हैं, सर्जरी नहीं होनी है तो करना है, मल्टीनेशनल से टारगेट दे रखे हैं कि तुमको इतनी सर्जरीज करनी है। अब वो करें क्या? पेशेंट आ गया, ठीक हो सकता है, उनको भी पता है, तो रिपोर्ट बनेगी उसकी, डायग्नोस्टिक सेंटर और सबकी आपस में डीलिंग होगी, और ऐसी भयानक रिपोर्ट बनेगी कि व्यक्ति देखकर घबरा जाएगा कि नहीं नहीं, अब कोई चारा नहीं, अब तो ये करना ही पड़ेगा। गोरख धंधा है, भय। पॉलिटिशियन आएगा, वो कहेगा कि बहुत खतरा है, पड़ोसी देश ने एटम बम बना लिया है, बटन हाथ में लेकर घूम रहा है, वो दबाने वाला है, खतरा है, आतंक फैल गया, टेररिस्ट शहर में घुस आए हैं। रिलीजियस पर्सन आएगा, धर्म पर खतरा है, आस्था को लोग झकझोर रहे हैं। सामाजिक लोग खड़े हो आएंगे, हमारे मान सम्मान पर खतरा है, हमारी शान पर खतरा है। खतरा है, भय पैदा करो। हर जगह जहां रस्सी है उसमें सांप दिखाओ। जितना सांप तुम दिखा पाओगे उतना ही लोगों का शोषण कर पाओगे, क्योंकि भय का दोहन होता है, एक्सप्लॉयटेशन भय का ही होता है। अगर लोग भय रहित हो जाएं तो कौन किसका शोषण कर सकता है? कभी किसी चिकित्सक के पास कोई ऐसा पेशेंट पहुंचे, चिकित्सक कितनी भयावह तस्वीर बनाए और वो मुस्कुरा कर कह सके ठीक है, सो व्हाट, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, रह लिए तो भी कौन सा बड़ा काम कर लिए, हम नहीं चिंता करते। चिकित्सक के होश फाख्ता हो जाएंगे। इसी तरह से जितने भी आर्डर हैं उनके पास चलते जाएं तो कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। धारणाओं से बनी हुई चीजें व्यक्ति के जीवन को चला रही हैं। व्यक्ति एक किस्म के सम्मोहन में ही जी रहा है। गुरजेफ इसीलिए हमेशा कहते थे कि व्यक्ति को अगर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वो एक किस्म की नींद में, एक सपना है, उसको उसने ओढ़ा है और उस सपने को ओढ़कर वो चल रहा है। धार्मिक व्यक्ति को अगर देखो तो वो अपने धर्म का सपना ओढ़कर चल रहा है। सांसारिक व्यक्ति को देखो, वैसे तो कहां पर विभाजन है, मुझे तो आज तक कहीं विभाजक रेखा नजर नहीं आई कि कहां पर सांसारिक और धार्मिक खत्म होता है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सबके अपने ढंग हैं। जैसे टर्मिनोलॉजी यूज होती थी कि ये भौतिकवादी है और ये अध्यात्मवादी है, वो टर्मिनोलॉजी भी ब्लर्ड हो गई क्योंकि पदार्थवादी जैसी कोई चीज़ रही नहीं गई। अगर विज्ञान भी आज उपयोग करे शब्द मैटरलिस्टिक, तो चूंकि मैटर ही कंट्रोवर्शियल हो गया, मैटर ही फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, तो मैटरलिस्टिक जैसी तो कोई चीज़ रही नहीं गई। सब लोग उसी तरह से बंधे हुए चल रहे हैं। जैसे ही कोई इसको देखता है वो जीवन को देख पाता है बड़ी ही प्रसन्नता से। वो प्रसन्नता उसके शरीर में नई नई चीजें, उसके मन में नई नई चीजें पैदा करती। और इन धारणाओं के बहुत कमाल है। जितनी भी साइकिक हीलिंग बेस्ड है, वो साइकिक हीलिंग प्रचलित है, लोगों पे असर भी होता है, वो इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तुम अपने अंदर वो धारणा पैदा कर लो तो तुम्हारे अंदर ही वो काम हो जाएगा जितना होने जैसा होगा, अस्तित्व के उस रहस्य में नियम के अंतर्गत।
और दूसरा व्यक्ति भी चाहे तो तुम्हारी धारणा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि रस्सी ने भी तो तुम्हें प्रभावित ही किया ना। और इंसान तो रस्सी से थोड़ा ज्यादा सशक्त है। रस्सी तो फिर भी बोलती नहीं, बात नहीं करती, लेकिन इंसान तो बोलता है, बात भी करता है। तुम किसी इंसान को बिल्कुल ही शैतान मान लेते हो, उससे दूर भागने लगते हो, धारणा। तुम किसी इंसान को भगवान मान लेते हो, वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, तुम उसके सामने दंडवत हो जाते हो। तुम तो कुछ नहीं जानते कि क्या है क्या नहीं, और फिर कल को मीडिया आ जाए तो तुम्हारे लिए और समस्या। मीडिया एक नई धारणा पर खड़ा हुआ, एक नए इल्यूजन पर, कभी किसी से क्लैरिफिकेशन नहीं देता। आज जो उसको धारणा समझ में आई, चारों तरफ उसका हल्ला होगा। कल को बात दूसरी हो जाएगी तो वो हुआ क्या, पीछे किसी भी चीज का फॉलो अप कि क्या हुआ, जो पहले मुद्दा उठा था वो कहां गया। और फिर मीडिया के लोग भी बहुत सारे मेरे संपर्क में रहे हैं, वो भी जानते हैं कि क्या चल रहा है, ये कितना झूठ चल रहा है, कितना सच चल रहा है, लेकिन जनता को प्रभावित करना है। राजनीतिक लोग अपने अखबार निकालते हैं, अपने चैनल चलाते हैं और अपने विचार, अपने प्रचार, अपने एजेंडा के हिसाब से मोबिलाइज करते हैं। जनता तो कभी जान ही नहीं पाती कि वास्तविकता है क्या। वो रस्सी ही इधर उधर नाचती रहती है और कभी उसको सांप दिखता है, कभी शेर दिखता है। अब कभी कभी क्या हमें समझ में आता है कि मान लो कोई फिल्म है, उसका इतना विरोध हो रहा है, तो क्या जनता को ये समझ में आ सकता है कि ये प्रचार का नया तरीका हो सकता है, ये ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, ये पेड हो सकता है। क्योंकि आपको तो करोड़ों रुपया लगता है प्रचार करने में, सस्ते में प्रचार हो जाता है। किसी भी चीज का विरोध करिए तो प्रचार ही प्रचार है। तो अब लोग सीधे रास्ते से नहीं जाते कि होर्डिंग लगाएं, बैनर लगाएं, और जैसे पहले कभी किसी छोटे शहर में सिनेमा भी आ जाए तो रिक्शे पर लाउड स्पीकर लेके घूमते थे। उसकी जरूरत अब नहीं रह गई, और उससे ज्यादा करेंगे भी नहीं। ज्यादा प्रचार के लिए अब रियलिस्टिक न्यूज क्रिएट करने का चलन है। उसके लिए वो स्पेस खरीद लिया जाता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को हाईलाइट करना है, वो अपना एडवर्टीजमेंट दे मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, तो बड़ा अजीब सा लगेगा, आपको देख के भी लगेगा एडवर्टीजमेंट है, कौन पढ़े। वही अगर न्यूज़ और मैगजीन को पैसा दे और उस पर कवर स्टोरी निकले तो हर कोई पढ़ लेता है कि हाँ कवर स्टोरी निकली है। और जितने रिलायबल सोर्सेज होते हैं वही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि रिलायबल पर ही यकीन आदमी ज़्यादा करता है। रस्सी में भी अक्सर कोबरा ही दिखता है आदमी को, पानी वाला सांप नहीं दिखता अंधेरे में देखे। सबसे खतरनाक वाला सांप दिखता है। तो जो सोर्स ज्यादा रिलायबल होता है वही सबसे ज्यादा चालबाजी भी करता है, क्योंकि वही तुम्हारी धारणाओं को ज्यादा प्रभावित भी कर सकता है। कमजोर व्यक्ति जिसका अभी उतना इम्पैक्ट नहीं है, वो तुम्हारी धारणा को प्रभावित भी नहीं करेगा। अब जैसे सम्मोहन में ये एक शब्द निकला मेस्मरिज्म, इसको सुनते हैं तो मेस्मरिज्म वर्ड जो है वो मेस्मर पर है। ये मेस्मर एक व्यक्ति था, और तो उसने पूरा इस मन के विषय का शोध किया था, और उस तरह से वो लोगों से पेश आता था कि लोग अचंभित रह जाते थे, हिप्नोटाइज हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे। इसीलिए लोग वर्ड इंग्लिश में फिर बना कि मेस्मराइज कर लेना, जैसे किसी को सम्मोहन में ले लेना। तो जब उससे कोई मिलने जाता था तो उसका आने का तरीका, उसकी एंट्री, सब बिल्कुल अलग तरह से डिजाइन थी कि तुम एक एक चीज को देखकर प्रभावित हो रहे हो, तुम्हारा मन एक एक चीज को रजिस्टर कर रहा है। उसकी हर चीज वैसे ही डिजाइन थी, स्टेयर से उतरने से लेकर उसकी ड्रेस, लाइट, इम्पैक्ट और सब। और फिर वो कोई भी सुझाव देकर किसी व्यक्ति को उस अनुसार चला सकता था। उसने लोगों की चिकित्सा करने के लिए भी कई उपकरण बनाए,
बाद में कंट्रोवर्सी हुई और उनको बैन किया गया, लेकिन लोगों को फायदा हो रहा था तो लोगों ने विरोध भी किया। लोगों ने कहा कि हमें इससे क्या मतलब है कि ये वैज्ञानिक है कि नहीं है, इसका कोई आधार है कि नहीं है, हमें तो फायदा हो रहा है। अगर किसी को कोई तकलीफ है, शारीरिक कोई परेशानी है तो मेस्मर के पास जाएंगे तो उसके सेटअप में बहुत ही टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पे तुमको यकीन आ जाए और फिर उसके हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी तो तुम कहोगे कि हाँ बिल्कुल। अब जैसे बहुत सारी चीज़ों के आजकल वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन तरह तरह के शोध लेकर लोग आ जाते हैं कि हमने इस चीज़ पर शोध किया और इसका इम्पैक्ट ये निकला इससे। और उन शोध की जो मेथोडोलॉजी है, हर रिसर्च की एक खास किस्म की मेथोडोलॉजी होती है, वो कितनी वैलिड है ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन बस ये निकलने की देर होती है कि गहरे शोध के साथ इसका, और अगर एक आध यूनिवर्सिटी या ऐसा कुछ नाम जो पॉपुलर हो वो जुड़ जाए कि फला यूनिवर्सिटी और फला उसके शोध के साथ। अभी हमारे साथ बैठे कई मित्र हैं वो जानते हैं SGPGI, उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। उन्होंने कहा कि हम मेडिटेशन पर शोध करना चाहते हैं और MRI मशीन के अंदर जाकर लोग मेडिटेट करें और हम लाइव उनको स्कैन करके और उनके मस्तिष्क के प्रभाव देखना चाहते हैं कि क्या असर पड़ता है। तो हमारे यहाँ से बहुत लोग गए और हमने जिन लोगों को भेजा उसमें से कई लोग मेडिटेटर थे, कई लोग सामान्य थे, सबके अलग अलग ढंग थे। निश्चित रूप से अनंत में इतने दिन आते आते उनके अंदर बहुत सारे चेंजेज आ चुके थे। तो लोगों ने मुझसे पूछा जो जा रहे थे कि क्या करेंगे वहाँ ध्यान। मैंने कोई ध्यान नहीं, जाके आराम से लेट जाना, मशीन चलेगी चलने देना, आवाज़ें आए उनको सुनते रहना। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन वाला ध्यान आप इसमें कराएंगे, तो चूंकि वो उनके सिस्टम में था कि ध्यान का नाम उस सिस्टम भी होना चाहिए था उनकी रिसर्च के लिए, तो हमने वो नाम भी बताया। रिसर्च उनकी आई, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए और बहुत खुश हुए वो लोग। फिर उसका उन्होंने किसी बड़े रेपुटेड जर्नल में पब्लिश भी किया। बताया भी उन्होंने कि ये ध्यान किया उन्होंने, सोहम मेडिटेशन किया और इसका सोहम की साउंड का इम्पैक्ट उनके माइंड पर क्या आया, इसको हमने देखा है स्कैन में। हमारे यहाँ से गए हुए 99% लोगों ने कोई सोहम नहीं किया था, वो तो आराम से लेटने गए थे, लेकिन उन्होंने निकाल लिया। उनको निकालना था, उन्होंने निकाल लिया। अब ये रिसर्च पढ़कर संभव है बहुत सारे लोग सोहम करने हमारे यहाँ आ जाएं कि सोहम से बहुत फायदा होता है, लेकिन फायदा तो बस केवल एक मेडिटेटिव स्टेट से है, स्टेट ऑफ माइंड जो चेंज आ ही चुका है। अब यहां से इतने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, किसी को भी मशीन में डाल के देख लो, चेंज नजर आएगा, क्योंकि चेंज तो ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन फिर वो पूछेगा रिसर्चर किस चीज से चेंज आया, तो वो बताना बहुत मुश्किल है किस चीज से चेंज आया। तब आपको बताना पड़ेगा इस चीज से चेंज आया, तो वो एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इस चीज से चेंज आया, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। तो विज्ञान के जो शोध हैं वो भी बड़े डिसेप्टिव होते हैं। ये तो बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उस चीज का, तो उसी से मैंने समझा कि बाकी जो रिसर्चेस बड़ी बड़ी आती हैं उनमें कैसे डेटा का इनपुट होता होगा। तो रिसर्च पढ़कर बहुत प्रभावित होने का कोई कारण नहीं। धीरे धीरे करके जब हम ये सारी चीजें देख लेते हैं तो हैरान करने वाली चीजें होती हैं और अपनी क्षमताओं को भी हमें समझकर हैरानी होती है। एक उदाहरण और मुझे याद आता है बड़ा अच्छा सा, बल्कि दो हैं, बनारस के ही हैं। बनारस में एक समय एक योगी हुआ करते थे, अंग्रेजों के वक्त की बात है। तो उन्होंने अपने धारणा को नियंत्रित करके ये अपनी मन की अवस्था विकसित करी थी कि कोई भी जहर वो पी लेंगे, बचे रहेंगे। अब देखिए उल्टी चीज है, जैसे रस्सी में सांप को देखकर इंसान डर सकता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है, वो मर भी सकता है।
ऐसे ही उस व्यक्ति ने जहर को लेकर एक नई धारणा विकसित कर ली कि वो मुझे प्रभावित नहीं करता, अपनी खास साधना से मन को ट्रेन करके, और वो इसके स्टेज शो दिया करता था। कितना भी कैसा भी जहर उसको पिला दो और वो आधे घंटे तक जहर पीकर बैठा रहेगा। आधा घंटा उसकी डेडलाइन थी। ऐसे ऐसे जहर उसने पिए कि जितना उसने पिया उससे 500,000 आदमी मर जाएं, और उसके बाद वो उसको एज इट इज वॉमिट कर देता था। एज इट इज उसके स्टमक में जाकर वो एक बर्तन की तरह रख जाता था, वो डिजॉल्व ही नहीं होता था। इतनी उसकी प्रगाढ़ इंटेंस धारणा थी कि वो रोक लेता था उस चीज को। और फिर एक बार उसकी जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु भी हुई इसी शो के दरमियान, क्योंकि उस समय वो किसी कारणवश अपनी डेडलाइन को भूल गए। ज़्यादा जोश हो सकता है, करते करते आदमी बड़ा यूज टू हो जाए, वो हो सकता है, और कहते हैं फिर वो जहर बॉडी के अंदर उसके जाने लग गया। तो जब उसको ख्याल आया और उसने वॉमिट किया, तब तक अच्छा खासा जहर जा चुका था उसके शरीर में, और फिर उसको बचाया नहीं जा सका। इस घटना की अलग अलग तरह से प्रशंसा और आलोचना हुई। मेरी दृष्टि में देखना ये चाहिए कि शरीर और मन की क्षमता है ऐसी। ऐसे ही बनारस में बाबा विशुद्धानंद हुआ करते थे। वो धारणा से संबंधित बहुत सारे चमत्कार लोगों के सामने दिखाया करते थे। उनको गंध बाबा भी बोलते थे, इसीलिए क्योंकि तुम कोई भी फूल, कोई भी गंध अपने मन में सोचो और बस वो एक बार हाथ रब करेंगे, तुम्हारे पास से वो गंध आने लग जाएगी। तो उनका एक नाम पड़ गया था गंध बाबा। पत्थर को फूल में बदल देंगे, फूल को पत्थर में बदल देंगे, कई तरह से। उसका वो वैज्ञानिक ढंग भी बताते थे कि सूर्य विज्ञान है या ये चीजें हैं। तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने बहुत दिखाए। उनके पास एक बार एक व्यक्ति आया जो बीमार था। पंडित गोपीनाथ कविराज उनके शिष्य थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। वो कहीं बाहर से आया था व्यक्ति, और कोई उसको गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था, उसकी वो दवा लेता था, और वो दवा उसकी ख़त्म हो गई। वो अपने देश जा नहीं पाया, और आती वहीं से थी, यहाँ मिल नहीं सकती थी। वो बहुत परेशान हुआ, तो विशुद्धानंद के पास आया। विशुद्धानंद ने कहा कि अच्छा, तो बिल्कुल नहीं आ सकती दवा? उसने कहा नहीं, अब तो टाइम ही नहीं और मुझे लेना जरूरी है। तो विशुद्धानंद ने कटोरी मंगाई और उससे कहा कि दवा तुम्हारे माइंड में तो है, उसके पार्टिकल्स तुम्हारी बॉडी में तो हैं जो तुमने ली है, तुम उसको विजुलाइज करो। तुमने जो दवा ली है उसको तुम विजुलाइज करो। जब तुमने ली है उसको, उसका टेस्ट, उसका कलर, और जो तुमको पी के लग रहा था। उन्होंने अब कटोरी में अपनी उंगली घुमानी शुरू करी, और थोड़ी देर के बाद कटोरी में लिक्विड इकट्ठा हो गया। उन्होंने उसको दिखाया कि यही दवा है ऐसी। उसने कहा हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही महक है और यही। फिर उसने दवा ली, उसका काम चल गया। तो विशुद्धानंद से पूछा उस समय जो उपस्थित लोग थे कि कैसे आपने किया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। वो इसकी स्मृति में तो पड़ा था, और हर चीज है तो अलग अलग पार्टिकल्स और एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। हमने इसकी मेमोरी को ट्रैप करके उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसके अंदर जो स्मृति थी हमने उसको इसमें इकट्ठा कर दिया, वो दवा बन गई। इसको दूसरी निगाह से अगर आप समझें तो आप हर चीज अपने लिए भी चमत्कार पैदा कर सकते हैं। आप अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आप वैसे रह जाते हैं। आप अपने को अच्छा समझते हैं तो अच्छा हो जाते हैं, बुरा समझते हैं तो बुरा हो जाते हैं। जैसा आप अपने को समझने लग जाते हैं वैसा हो जाते हैं। बीमारियां तमाम तरह की धारणाओं पर खड़ी हैं, उनकी एक्चुअल वजहें भी हैं, लेकिन एक्चुअल वजहों से ज़्यादा हमारी धारणाएं।
आजकल इसीलिए बहुत चलता है कि ये चीज़ नुकसान करती, ये चीज़ नुकसान करती। मैं इन सब बातों को मित्रों के बीच हंसी में उड़ा देता हूँ। मैं इसलिए हंसी में उड़ाता हूँ कि तुम नया कॉन्सेप्ट पैदा कर सकते हो, नई धारणा। क्योंकि तुम भय लोगे तो भय में चीज़ नहीं होगी, रस्सी का सांप पैदा हो जाएगा, तुम्हारे लिए वो काम करने लगेगा। तुम अगर ये मान कर चलोगे ये चीज़ ऐसे नुकसान कर रही होगी, नुकसान करने लग जाएगी। और अगर तुम इस बात पे तय हो कि ठीक है कोई नुकसान नहीं करती चीज़, फायदा कर जाएगी। कहने का मतलब अंधविश्वासी नहीं होना है कि इसको मानकर तुम बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने लगो। जो सामान्य है उसको सामान्य रहने दो, लेकिन भय में मत जियो। चाहे भय किसी भी तरफ से आ रहा हो, तुम्हारे अंदर से आ रहा हो, तुम्हारे बाहर से आ रहा हो, किसी व्यवस्था से आ रहा हो, किसी भी तरफ से भय आ रहा हो, उसमें मत जियो। नहीं तो नई नई धारणाएं पैदा होंगी। और भय को खत्म करने का जो एंटीडोट है वो अभय नहीं है कि तुम निर्भीक बनो। भय को नहीं करना है तो निर्भीक नहीं बनना है, कि निर्भीक बनना भी भय का ही एक अलग रूप है। प्रेम से भरो। प्रेम एंटीडोट है भय का। शुरुआत में प्रेम भी एक तरह की धारणा ही होगी, क्योंकि वास्तविक प्रेम क्या है अभी तो कोई नहीं जानता। अभी तो वो कॉन्सेप्ट होगा, एज इफ दिस इज लव। ठीक है, हर व्यक्ति उसको अपने ढंग से समझ रहा होगा। और अगर हम नकारात्मक से भी प्रेम की दृष्टि से मिलते हैं तो नकारात्मक नहीं रह जाता। चाहे वो व्यक्ति हो, विचार हो, व्यवस्था हो, ऊर्जा का कोई ढंग हो, अगर हम प्रेम से भरे हैं तो हमारे लिए वो नकारात्मक नहीं रह जाता। अगर हम प्रेम से भरे हैं तो भय की जरूरत नहीं। अगर हम प्रेम से भरे हैं तो रस्सी में सांप भी दिख जाए, सांप ही दिख जाए हमको और हम उसके पास भी चले जाएं तो कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई उपद्रव की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तरंगे वो भी महसूस करते हैं। सांप का उदाहरण शायद इसीलिए दिया होगा अष्टावक्र ने, क्योंकि सांप विचार की तरंगों को बहुत जल्दी पकड़ता है। वो एक बड़ा ही अलग किस्म का क्रीचर है, अलग किस्म का प्राणी है। और भारतीय दर्शन में तो उसको जानवर मानते ही नहीं, उसको बड़ा दैवी और डिवाइन मानते हैं, उसको पशु अवस्था में नहीं डालते। इसीलिए सांपों का एक अलग महत्व है, उनका अलग लोक है भारतीय दर्शन में। वो भी कंसेप्ट है। किसी चीज़ को ये ना समझ लेना कि अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक, अगली बार पासपोर्ट लेके नागलोक जाएंगे। कंसेप्ट समझाने का ढंग है कि वो सेंसिटिव है, विचार को पकड़ता है। हमारे घर में बहुत निकला करते थे जब मैं छोटा था, तो इस चीज़ को मैंने बिल्कुल आमने सामने देखा कि वो जीव हमारे विचारों को पकड़ता है। हम लोग इतने यूज टू हो गए थे कि हम लोग कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। डरने का, रस्सी का तो सवाल ही अलग हो गया, सामने घूमते रहते थे, निकल जाते थे। हम स्कूल बैग उठाते थे, कभी उसके पीछे बैठा हुआ है, कभी कुछ। फादर हमारे थे, वो शिव भक्त थे, उनका आदेश था कि सांपों को छेड़ना नहीं। और वो कोबरा प्रजाति के ही सांप थे जिनके हुड पे वो बना रहता है, उस प्रजाति के वो थे। किस वजह से थे, क्यों थे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत से थे वो। छोटे भी बड़े भी आते जाते रहते थे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। मैंने कई बार देखा, एक बार मैं बैठा था तो मैंने सोचा कि आज इसको मारेंगे। वो कोने में बैठा, मैंने भी सोचा, तब से मुझे लगा कि ये इतना सेंसिटिव है विचार को लेकर। और मैंने अभी कोई हरकत नहीं करी है और उधर उसने हरकत शुरू कर दी। जो भी शांत लेटा हुआ था वो अपनी पोजीशन में आने लगा अटैक करने की, उसका हुड ऊपर आ गया। फिर मैंने विचार को हटाया, हमने कहा नहीं, इनको क्या मारना। फिर वो शांति से लेट गया। तो रिस्पॉन्स कर रहा है वो। अगर अभी गणना करी जाए तो
अपने भय के चलते हमने जितने सांपों को मारा होगा, सांपों के काटने से उतने इंसान कभी नहीं मरे होंगे। अगर आप सर्वे करें, हमने बस अपने भय के चलते हुए उनको मार डाला है, जहां भी दिखे मार डाला हमने। ये किसने कहा कि वो दिखा तो हमको मारने ही वाला था, काटने ही वाला था? वो था, हो सकता है चला जाता। बहुत आते हैं जीव, चले जाते हैं, मारने की जरूरत नहीं। हम उनको मार डालें तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने अपना बचाव किया, और वो अपने भय में अगर हमको काट लें अपने बचाव में और हम मर जाएं तो ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। धारणाएं कितनी उलझी हुई हैं, लेकिन ये विचारों का प्रभाव समझने की जरूरत है। तो जहां कहीं भी हमारे विचार अपनी एक शक्ति के साथ खड़े होंगे, वो अपना एक नया रूप पैदा करेंगे। तो कभी भी भय से नहीं भरना है। इस सूत्र का कहना है कि भय को हटा दो, और प्रेम किसी से नहीं, अपने से भी नहीं। जैसे कोई कहेगा कि दूसरों से प्रेम करो, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं, अपने से प्रेम करो। अपने से भी क्या प्रेम करेंगे? बस प्रेम से भरें। प्रेम से भरने का अर्थ है ट्रस्ट में, भरोसे में जिए, अस्तित्व में भरोसा करें। श्रद्धा, इसीलिए प्रेम का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, भारत ने उसको शब्द दिया श्रद्धा। श्रद्धा से भरें। अस्तित्व आपका ख्याल करेगा, आपको संभालेगा। आप यूं ही बेमानी नहीं है कि किसी कंकड़ की तरह उठाकर आपको यहाँ फेंक दिया गया है। इस दुनिया में आए हैं तो अस्तित्व ने एक योजना के तहत आपको यहाँ पर भेजा होगा। जिसने भेजा होगा वो ख्याल करेगा। गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट की तरह से उसका हम यूज कर सकते हैं, वो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अस्तित्व ख्याल करता है। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं। किसी भी तरह का कोई भय पैदा करे, उस व्यक्ति के खिलाफ भी उठकर खड़े हों, चाहे वो कोई भी हो। भय को इनकार करें। तुमको पता भी चल जाए तुमको ये बीमारी है बहुत बड़ी, तो क्या होगा? मर जाओगे ज्यादा से ज्यादा। डरने की जरूरत क्या है? कल जाओगे, ऐसा होगा तो क्या होगा? आज से 20-25 साल पहले मुझको एक ज्योतिषी मिले, बड़े प्रसिद्ध थे, बड़ा नाम था उनका। तो मेरे संपर्क में आए, मैं उस समय छोटा ही हुआ करता था काफ़ी। हस्तरेखा के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, बड़ा नाम था उनका। तो उन्होंने मेरा भी हाथ देखने की पेशकश करी। मैंने कहा देखिए। देखा उन्होंने, और बड़ा मुंह लटका के बैठ गए, कुछ बोले ही ना। मैंने कहा क्या भाई, क्या देख लिया आपने? कह लिया तुम मेरे छोटे भाई हो, कहते हुए भी बड़ा संकोच हो रहा है। मैंने कहा लेकिन? कह रहे तुम्हारे जीवन का जो गोल्डन पीरियड था वो तो खत्म हो गया। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा तो बड़ी खुशी की बात है, गोल्डन पीरियड खत्म हो गया तो आगे डायमंड पीरियड, प्लेटिनम पीरियड, पता नहीं कौन कौन से पीरियड अभी बाकी बचे। और जो बीता, अगर ये गोल्डन था, मैंने कहा जो बीता आपकी निगाह में ये गोल्डन था, तो आयरन क्या होता है या कॉपर क्या होता है पता नहीं। तो हमने तो खुशी की बात है। तो वो अचकचा गए, देखते रह गए मुझको। मैंने तब भी उनसे यही बात कही। मैंने कहा हर चीज़ केवल इंटरप्रिटेशन है। हाउ यू इंटरप्रेट, चीज़ को तुम कैसे व्याख्या करते हो, सब इससे तय होता है। ना कोई गोल्डन है, ना कोई सिल्वर है। कौन कहता है कि गोल्डन बड़ा अच्छा होता है, गोल्ड बड़ा अच्छा होता है? सरकार ने उसका दाम तय किया है ना। कल को सरकार कह दे कि आज से गोल्ड बेकार, अभी उठा उठा कर उसको आप फेंकने लग जाएंगे। किसी से कहेंगे भैया ले लो, कितने में लोगे? तो गोल्ड क्या गोल्ड होता है? कॉन्सेप्ट है। वही नोट वाला हाल होगा। आज तय किया है गवर्नमेंट ने कि बड़ी प्रेशस चीज है तो प्रेशस है। कल को गवर्नमेंट रोम के सनकी राजा की कहानी मैंने पढ़ी थी। उसने, जिसको आज कोई भी खा सकता है, वेफर्स, बिस्किट, खास कर उनका छोटा सा बिस्किट, साधारण सा, उसको बहुत पसंद थे और उसकी सनक थी जो मैं खाऊं वो कोई नहीं खाए। तो उसके राज में वेफर्स बैन थे, और अगर कोई खाता तो उसको बड़ा टैक्स देना पड़ता, उसको बड़े महंगे खरीदने पड़ते। तो उस वहाँ पर हो सकता था कि भाई आज तुमने वेफर खाया,
आज तुमने टाइगर बिस्किट खाया, तो किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है, सारे मूल्य हमारी धारणाओं में है। हमारी फैशन इंडस्ट्री एक खास किस्म के बॉडी स्ट्रक्चर में मूल्य डाल देती है तो वो मूल्यवान हो जाता है। सब कंसेप्ट है, सब फिजूल है, सब रस्सी में सांप है। इसको जैसे ही कोई देख लेता है वो प्रसन्न ही होता है, उसके सिवा और कोई चारा नहीं प्रसन्न होने के सिवा। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं आनंद और परमानंद। आज के लिए इतनी ही बात।